सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल रिपोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त कुर्रे अर्ज़ पर एक रोशन सितारे की तरह चमक रहा है, जगमगा रहा है। सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट ने कुछ अनासर और ममालिक की चीखें तो निकाल दी हैं, जिनमें हमें मालूम है कि सरफ़हरिस्त भारत है। जहां इस मुआहदे पर मातम करने वाले मौजूद हैं, वहीं पर इसकी खुशी को सेलिब्रेट करने वालों की तादाद कई ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने पाकिस्तान को एक भारी मगर इंतहाई खूबसूरत जिम्मेदारी सौंपी है, जो हर मुसलमान का ख्वाब होता है, हरमैन शरीफैन के दिफा। इससे बढ़कर मुसलमान के लिए और क्या हो सकता है। इस मुक़द्दस सरज़मीन पर हमारी जानें भी कुर्बान। इस मुआहदे के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान दो ममालिक लेकिन एक जान हो गए हैं, जिसने पाकिस्तान की अहमियत को दुनिया की नज़रों में और भी बड़ा कर दिया है। नाज़रीन, 2025 पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त साबित हुआ है। पहले मार्का हक़ की कामयाब फतह और अब ये मुआहदा। पाकिस्तान मुस्तक़बिल में कहाँ पर स्टैंड करेगा? दीगर इस्लामी ममालिक भी क्या इस मुआहदे में शामिल होंगे, इसको ज्वाइन करेंगे? इसके क्या असरात मुरतब होंगे? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद हसन अरबी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। दोनों इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, इतना ज़बरदस्त मुआहदा, इसको पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, पूरी मुस्लिम उम्मा सेलिब्रेट कर रही है। क्या समझ रहे हैं? जिस तरह से हम देखते हैं कि एक अब्राहम अकॉर्ड है, एक नेटो है, जिसमें बड़े सारे ममालिक मौजूद हैं, तो आगे आने वाले दिनों में क्या ऐसी ही कोई एक बड़ी मुस्लिम नेटो बनने जा रही है? क्या पाकिस्तान को और ममालिक भी ज्वाइन करने जा रहे हैं? इसके अलावा ये भी बताएगा कि इसकी जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है उसकी क्या अहमियत है? ख़ास तौर पर अगर हम देखें जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है इसराइल के कतर पर हमले के तनाजुर में, उसको फिर किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं नहीं समझता कि हमें इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि ये जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है तो उस वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, पहली बात। दूसरी बात है, अगर आप इंडियन एमईए की स्टेटमेंट देखें तो वो भी कह रहे हैं कि हमें पहले ही पता था। तो इट मीन्स कि ये पिछले कुछ अरसे से चीज़ें चल रही थी जिसको पाकिस्तान और सऊदी अरब जिसके ऊपर काम कर रहे थे। डेफिनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी, अरब वर्ल्ड और ने देखा है कि पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है, हमारी एयर फोर्स और हमारा जो जंग को देखने का अंदाज है और हमारी जो जिस तरह हमने साउथ एशिया में डिटेरेंस को रिस्टोर किया, तो और वो समझते हैं कि ये कोई नहीं कर सका। जितने भी मुसलमान मुल्कों पे हमला हुआ है, अभी रिसेंटली इजराइल ने किया है, अगर किसी एक मुल्क ने डिटेरेंस रिस्टोर की है भारत के खिलाफ तो वो पाकिस्तान है। इजराइल के खिलाफ कोई मुल्क अपनी डिटेरेंस रिस्टोर नहीं कर सका। सब ने हमला उनके ऊपर हुआ और वो कोई जवाब नहीं दे सके। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है कि अरब वर्ल्ड और पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया समझते हैं कि हमें वो इतबार है पाकिस्तान के ऊपर। और ये इस इतबार का देखें, ये ट्रस्ट जो है ओवर द डेकेड्स है, 60s, 70s, 80s। आप गल्फ वॉर में देखें, पाकिस्तान के सोल्जर्स हमेशा स्टेशन रहे हैं वहाँ पे और हमने हमेशा अपने सऊदी अरब की हरमैन शरीफैन की हिफाजत हो या ओवरऑल सऊदी अरब की सिक्योरिटी हो, जिसको हमने एक इनफॉर्मल अंदाज से माजी में भी निभाया। अब एक फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है और इस एग्रीमेंट को सिर्फ मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में देखना भी गलती होगी। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, इसके ऊपर इकोनॉमिक भी चाहिए, इसके ऊपर सिविल सोसाइटी और पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है। साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले भी ये सब कुछ होता है, बट तो क्या सिर्फ फर्क अभी फॉर्मल और इनफॉर्मल का हो गया? अब हम दुनिया को ऐलानिया बता रहे हैं कि ये होने जा रहा है, जो कि हो ये पहले से रहा है। देखिए, ये पहले से ऐसे नहीं हो रहा, इसकी ये शक्ल नहीं थी। अब जाहिर बात है, अब ये एग्रीमेंट हुआ, इसमें बहुत कुछ ऐड होगा और वो क्या क्या ऐड होगा उसमें जैसे मैंने बताया कि इंटेलिजेंस शेयरिंग है, मिलिट्री की अफवाज के दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी है, किस तरह आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो आपस में जो एक उनके दरमियान सिनर्जी डेवलप होगी। एंड देन एट द सेम टाइम जिसे आप कहते हैं कि जो
टेक एंड डिफेंस कोऑपरेशन है। देखिए ऑलरेडी हम चाइना के साथ मिलके हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर और डिफेंस डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब हमें मौका मिलेगा कि अगर सऊदी अरब के पास जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा है, हमारे पास एक ट्रेंड मैन पावर है, तो हम मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। मैं समझता हूँ इसको सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी के लेंस से भी नहीं देखना चाहिए, इसको हर एंगल से देखना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी का भी मैं हमेशा ख्याल करता रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है उसमें भी स्टेबिलिटी के अंदर भी सऊदी अरब का बड़ा किरदार रहा है। तो ये एक जिसे कहते हैं ना, ये बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप से मुराद ये कि इसको सोसाइटी भी पसंद करती है, इसको आम आदमी कोई भी हो, उसका किसी तबके से ताल्लुक हो, किसी पॉलिटिकल क्लास से ताल्लुक हो, वो समझता है कि ये हमारा एक इनके साथ लिंक है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा एग्रीमेंट है और इसको हमें एक ब्रॉडर सेंस ही देखना चाहिए, सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी के एंगल से जो है वो नहीं देखना चाहिए। सही है, ठीक है, साथ ही रहेगा। अहमद हसन साहब, आप क्या समझते हैं? इससे कबल भी हमने देखा है कि इसराइल की जानिब से जो मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक हैं उन पर अटैक किए गए हैं, लेकिन ये कार्रवाई शायद इसलिए भी मुख्तलिफ हम कह सकते हैं क्योंकि अमेरिका का इत्तेहादी है कतर, और जो अमेरिकन एयरबेसिस हैं उनमें सबसे बड़ी एयरबेस इस वक्त कतर में मौजूद है। इतने अच्छे रिलेशनशिप के बाद अब इस सिचुएशन को अगर हम रिलेट करते हैं तो हमें अमेरिका कहाँ पर स्टैंड करता हुआ नजर आता है? क्योंकि हमें बताया जाता है कि कुछ देर पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ऐसा एक बड़ा हमला होने जा रहा है, जिसके बाद हमने देखा कतर की जानिब से भी कोई बहुत ज़्यादा इस पर मुज़ाहिमत नहीं की गई है, छोटी सी मजम्मत आई है और उसके बाद एक बयान के बाद सारा मामला हल हो गया है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो अमेरिका और इसराइल का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इसराइल डिपेंडेंट रहा है अमेरिका के ऊपर, और पिछले फॉर द पास्ट 70 ईयर्स जितना भी इसराइल का अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका कॉर्नर स्टोन था डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ इसराइल। उसका एक मतलब तो ये है कि उन्होंने इसराइल पर किसी को हमला करने से रोकना है, लेकिन उसका ये मतलब भी है कि जितने भी पोटेंशियल थ्रेट्स हैं इसराइल के लिए रीजन में उनको एरेडिकेट करना है, जिसकी वजह से इराक के ऊपर भी अमेरिका ने हमला किया और बाकी भी जो सारे मामला थे मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो सीरिया में हो चाहे लीबिया, जिस भी जगह के ऊपर हो, जितने भी रजीम चेंज ऑपरेशंस हुए मिडल ईस्ट के अंदर, उसका कॉर्नरस्टोन यही था कि किसी तरीके से इसराइल को प्रोटेक्ट किया जाए। जितनी भी जंगें मिडिल ईस्ट में इसराइल ने की हैं, एक जंग में भी इसराइल ने अपने फौजी जो हैं कन्वेंशनली नहीं उतारे। अमेरिकन सोल्जर्स ने इसराइल के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को प्रोटेक्ट किया है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर भी। लेकिन अब वो इख्तलाफ जो एक रिलेशन था बिटवीन इसराइल एंड अमेरिका उसको डेंट हुआ है बहुत बुरी तरह, और उसका एक फैक्टर मेजर ये है कि अमेरिका इज नॉट द अमेरिका विच इज इट यूज्ड टू बी इन 2001 एंड 2002 जब वॉर ऑन टेरर उन्होंने लॉन्च की। अमेरिका के अंदर भी हालात बदले हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का पॉलिटिकल नैरेटिव बदला है, अमेरिका के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो डिटीरियोरेट कर रही है। $37 ट्रिलियन का अमेरिकन के ऊपर कर्जा है, होमलेसनेस अपनी पीक के ऊपर है इस वक्त, क्राइम रेट अमेरिका में इस वक्त बूम कर रहा है, और अमेरिकन जो पेट्रियट्स हैं वो चाह रहे हैं कि अमेरिका अपने रिसोर्सेस को बाहर जहां जहां पे जंगों के अंदर वेस्ट कर रहे हैं वहां से पुल करे और अमेरिका को कंसोलिडेट कर ले, वरना उनका ये बिलीफ है कि अमेरिका के लिए सस्टेन करना सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इसराइल की लगाई हुई जंगों से अमेरिका निकलना चाह रहा था। इसराइल की कोशिश ये है कि वो मजीद जंगें इंक्रीज करके जो उसका थ्रेशहोल्ड है वर्ल्ड वॉर 3 का उसको किसी तरीके से अचीव कर ले ताकि अमेरिका जंगों से बाहर ना निकल सके, नेतन्याहू अगले 5-10 साल और हुकूमत करे और इसराइल थोड़ा एक्सपैंड मजीद कर जाए, जिसका इशारा फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भी अभी 1-1.5 माह पहले अपनी स्टेटमेंट के अंदर दिया था। तो इस सारी सिचुएशन में जो कतर के ऊपर इसराइल ने अटैक किया है उससे डेफिनेटली अमेरिकन जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं खित्ते की वो तब्दील हुई हैं, वो चेंज हुई हैं, चाहे आपको इलामिये पे नजर आए या ना आए, स्टेटमेंट्स में नजर आए या ना आए, क्योंकि जो इलामिये होते हैं इस तरह के अलायंसेस के वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और जरूरी नहीं है कि जो प्लान अरब कंट्रीज कर रही हैं उसको वो बता के डिस्क्लोज भी करें। इसराइल भी तो पूरी दुनिया के खिलाफ जंगे कर रहा है, इसराइल पाकिस्तान का खुला दुश्मन भी है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि इसराइल ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन्स इंडिया के साथ मिलकर उसने किया। वो मानते हैं कि पाकिस्तान को हमने तबाह करना है, खत्म करना है, लेकिन आप एक इसराइली पॉलिटिशियन को, एक इसराइली मीडिया पर्सनल को, एक इसराइली जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं उसको
आप नहीं सुनेंगे कि वो पाकिस्तान का नाम ले इस तरीके से। सो हर चीज पब्लिक डोमेन में लाने की नहीं होती। अगर दोहा की पूरी मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा हुआ है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के पैदर पे इजलास हुए हैं दोहा में, इट्स अ बिग स्टेटमेंट इन इटसेल्फ। लफ्जों से कह के उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देख लिया कि उसके दोहा वाले अकॉर्ड के फौरन बाद जो है वो हमारा जो इतने अरसे से चल रहा था एक प्रोसेस सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट का, वो भी फॉर्मलाइज हुआ। इंशाल्लाह गुड टाइम्स अहेड, और इसको हमें इसी तरीके से देखना चाहिए। एग्जैक्टली, वी आर ऑल्सो होपिंग फॉर द बेस्ट। कमर चीमा साहब, अभी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो कि अभी रेज हुआ है, एक दिन कबल जो ट्रम्प साहब की जानिब से बयान आया है बगराम एयरबेस के हवाले से, वो कहते हैं कि हमें ये नहीं छोड़ना चाहिए था, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमें कम अज़ कम वहाँ पर एक बेस अपने पास रखना चाहिए था। लेकिन उसके वाइस वर्सा जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने वाजे कर दिया कि हम ना पहले इस तरह की कोई इंटरवीन बर्दाश्त किए, ना अब हम किसी किस्म का कोई मुदाखलत बर्दाश्त करेंगे। तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। समझ रहे हैं कि इस मामले को भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी खदशात से रिलेट किया जा सकता है। अब जाहिर है अब सिक्योरिटी गारंटी पर भी बात उठ रही है जो मिडल ईस्ट के अंदर तमाम तर ममालिक हैं उनके लिए। देखिए, इसको मैं थोड़ा इस अंदाज से देखूंगा कि अमेरिकन लीडरशिप ये महसूस कर रही है कि शायद उनके इंडिया से अच्छे ताल्लुकात नहीं बन पा रहे, या इस वक्त इस खित्ते में उनकी साउथ एशिया में या इस खित्ते के अंदर कोई लंबी चौड़ी उनकी प्रेजेंस नहीं है। ईरान के हवाले से वो महसूस कर रहे थे। तो ये एक फैक्टर है कि वो शायद ये समझते हों कि हमें अफगानिस्तान में स्पेस चाहिए। दूसरा, ट्रम्प साहब की अपनी अप्रोच अगर आप देखें वो क्या होती है, वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं। मुझे ग्रीनलैंड भी चाहिए, मुझे कनाडा भी चाहिए, हमें गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका करना है। और फिर इसके साथ साथ वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी कॉन्टिन्यूसली क्रिटिसाइज करते हैं ये बताने के लिए कि उसने कितने गलत फैसले किए और हम कितने अच्छे फैसले कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल एंगल से इस चीज को देखना चाहिए। फिर ये है कि स्टिल अमेरिकन जो डीप स्टेट है वो ये समझती है कि जो ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इस्लामिक स्टेट और अलकायदा का जो थ्रेट है वो गया नहीं है। इस खित्ते के अंदर बहुत सारे जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिसको सेंटकॉम के लोगों ने भी और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा, और पाकिस्तान का शुक्रिया भी जब ट्रम्प साहब ने अदा किया तो ये उन्होंने इस बात को कहा। तो इस चीज को ज़हन में रखें कि ये फैक्टर्स मौजूद हैं। इन एंगल्स की बुनियाद पे वो अफगानिस्तान की ये इस बेस को बात कर रहे हैं। दूसरा, वो समझते हैं कि जी हमारा बहुत सारा डिफेंस का नुकसान हो गया, हमारा बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो तालिबान के हाथ लग गया, हमें बहुत नुकसान हुआ। तो वो बेसिकली पिछली हुकूमतों को भी क्रिटिसाइज करते हैं, अपना एक्सपैंड करने को भी वो पसंद करते हैं, एंड एट द सेम टाइम वो समझते हैं कि शायद ऐसे करने से अगर हमारी वहाँ प्रेजेंस होती तो हम चाइना को देख सकते थे, ईरान को देख सकते थे और बहुत कुछ और कर सकते थे। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो ये बात करते हैं। सही है। अच्छा अहमद, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे कि वी ऑल नो दैट कि जो चाइनीज़ न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं बगराम एयरबेस से। सो ये कहा जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है कि शायद यही वजह है कि उस पर नज़र रखने के लिए, देखने के लिए शायद अमेरिका ने ये स्टेप उठाया है और उनको माजी की गलतियाँ याद आ रही हैं। तो आपको लगता है कि ये वजह हो सकती है? और आगे आने वाले दिनों में क्या अब जो अफगानिस्तान के साथ मामलात हैं वो अफगानों से बात भी कर रहे हैं, क्या वो ट्रम्प की बात मानने पर तैयार हो सकते हैं, या आगे आने वाले दिनों में जो चाइना के रिलेशंस हैं वो आप अमेरिका के साथ किस तरह से देख रहे हैं? जी देखें, इसमें दो फैक्टर्स हैं। इस जब अमेरिका ने 2001 में अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, जो इन्होंने इन्वेट किया था अफगानिस्तान को, उससे पहले 1999 में द प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी के नाम से एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें ये रजीम चेंज ऑपरेशन अफगानिस्तान के अंदर करने की बात हुई थी। और इसका जो मकसद था अफगानिस्तान में अमेरिकन इंटरवेंशन का, वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना, कंटेनमेंट ऑफ रशिया, कंट्रोल ओवर ग्लोबल ट्रेड रूट्स और रिसोर्सेज वगैरह थे। सो उसमें सिर्फ कंटेनमेंट चाइना की नहीं थी, वो कंटेनमेंट रशिया की भी थी। अब दुनिया जो है वो चेंज हो रही है, यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ आ रही है। अल्लामा इकबाल कहते हैं दैट कि अब जो अफगानिस्तान है वो एशिया का हार्ट है, और अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो पूरे रीजन में प्रॉब्लम होगी। सो अमेरिका स्पेंट 20 years अफगानिस्तान के अंदर और जीरो आउटकम था इसका। वो कुछ अचीव नहीं कर सके, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स लेके आए थे उसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो वापस चले गए। और वो उस दौर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे कि मैं अमेरिका को सीरिया से भी निकालूंगा और अफगानिस्तान से भी निकालूंगा। सबसे बड़े नाक़िद खुद रहे हैं वो इस सारी जो इंटरवेंशन थी अमेरिका की उसकी। अगर एज एन इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट आप मेरे से बात करें तो इस स्टेज के ऊपर, अभी जो पिछले सवाल में मैंने कहा था कि अब 2001 वाला अमेरिका नहीं है,
उस वक्त अमेरिका सस्टेन कर गया अफगानिस्तान के अंदर आके फिर निकले। तो बेसिकली जो अमेरिका का डिक्लाइन था वो भी उसी वक्त शुरू हुआ जब वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद था। ओवर स्ट्रेच उन्होंने अपने आप को कर लिया इकोनॉमिकली। सो अब अगर वो ये एयरबेस की जो बात कर रहे हैं, आई थिंक कि अगर वो ये एयरबेस की वाकई में सीरियस हैं लेने के लिए, तो आई थिंक ये एक सुसाइडल डिसीजन होगा यूएस के लिए भी, और आई थिंक चाइना, और ना सिर्फ चाइना बल्कि दूसरे जो दो पोल्स हैं, रशिया भी इस चीज़ के हक में नहीं होगा, क्योंकि आपको सारा वो प्रोसेस याद होगा कि किस तरीके से अमेरिका, रशिया, दीगर ममालिक ने अमेरिका को यहाँ से निकलने का उनका कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लाया कर रहा था इस सारी चीज़ में। और जब वो निकल के गए हैं तो अफगानिस्तान की जो स्पेस है उसका जो वैक्यूम था उसको चाइना और रशिया ने फिल किया है। तो आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अमेरिका टू कम बैक टू अफगानिस्तान अगेन। जहां तक अफगान तालिबान की बात है तो अफगान तालिबान के रिलेशंस तो हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ। इवन जो सीआईए की एनालिस्ट है सारा एडम्स, वो खुल के ये बात करती हैं कि इनको वीकली और मंथली बेसिस पे पैसे भी जाते हैं अमेरिका से। लेकिन आई थिंक अमेरिका को वापस इस खत्ते में अगर वो लेके आने के लिए फैसिलिटेट करेंगे तो वो इनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा, अफगान तालिबान के लिए भी और अमेरिका इटसेल्फ उसके लिए भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रंप की स्टेटमेंट है वो उसको इतना ज़्यादा हमें मतलब एज अ पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं लेना चाहिए, उसको भी हमें वेट करना चाहिए देखने के लिए कि हालात किस तरफ जाते हैं। अच्छा अहमद, एक और रीसेंट डेवलपमेंट ये भी हुई है कि अभी हिजबुल्ला के जो सरबरा हैं उन्होंने कहा है कि हम सारे जो पुराने गिले शिकवे हैं वो मिटाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। सऊदी अरब को उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़े, हमसे हाथ मिलाएं और जितने भी मामलात हैं वो हम बैठ कर हल करना चाहते हैं। इस स्टेटमेंट को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर है अगर तो ऐसा होता है कि तमाम तर जो पुरानी चीज़ें हैं, जो माजी की कड़वी यादें हैं, वो अगर भुलाकर आगे बढ़ा जाए तो खित्ते में अमन होता नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी जमातें अभी भी ज़ाहिर है प्रिवेल कर रही हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी खदशात हैं इस पूरे खत्ते को। देखें, वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी खदशा तो इस पूरे खत्ते को है वो तो इसराइल की रियासत exactly. नापाक और नाजायज रियासत से, जिसको हमारे स्पीकर साहब ने भी कहा था कि हम तो इसे रियासत मानते भी नहीं है, दहशतगर्द एंटिटी मानते हैं। तो ये इससे सबसे बड़ा खतरा है खत्ते को। जहां तक बाकी मिडल ईस्ट की बात है तो आप देखें पिछले 1400 साल की जो हमारी तारीख है उसमें 100 साल का ये पीरियड है जिसमें मुसलमान डिवाइडेड हैं, और तकरीबन 90 साल का क्रूसेड्स के टाइम पे एक पीरियड आया था। बाकी तकरीबन 1220 साल मुसलमान इकट्ठे रहे हैं, यूनिटी के साथ रहे हैं। तो ये कहना काफी सेफ है कि मुसलमानों का जो असल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस है वो यूनिटी के साथ है। ऑल्दो हमारे मुसलमानों के डिवाइड्स जितने भी हैं आपस में वो अपनी जगह पे, लेकिन एक मदर आइडेंटिटी जो इस्लाम की है वो मुसलमानों को यूनाइट करती है। वो एलिमेंट पिछले 100 साल से तकरीबन मिसिंग था। अगेन इलामा इकबाल ने उसके ऊपर भी फरमाया था कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने, कि मगरिब की तरफ से जो तूफान उठेगा वो मुसलमानों को इकट्ठा कर देगा। आज आप देख रहे हैं कि इसराइल की जानिब से जो तूफान उठ रहा है पूरे मिडल ईस्ट में, क्योंकि इसराइल सेपरेट नहीं कर रहा बिटवीन अ सेक्ट और एन एथनिसिटी। उसने ईरान पे भी हमला किया, उसने सऊदीया पे भी किया, उसने सीरिया पे भी किया, उसने लीबिया पे भी किया, उसने पूरे मिडल ईस्ट में हर वो मुल्क जो ग्रेटर इसराइल के अंडर आता है उसने उसके ऊपर हमला किया, चाहे वो अमेरिका का पार्टनर हो चाहे ना हो, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, हर किसी ग्रुप के ऊपर हमला किया। तो ये अब मुसलमानों को मिडल ईस्ट के अंदर और लार्जर मुस्लिम वर्ल्ड में रियलाइज हो रहा है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा नेक्स्ट डोर नेबर या हमारा मुसलमान मुल्क नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और है, और वो हमें ख़त्म कर देगा अगर हम अपने छोटे छोटे इख्तलाफात बुला के आपस में इकट्ठे ना हुए। सो ये जो सारा जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत प्रेशियस है। बाकी डिफेंस पैक्ट्स एवरीथिंग वो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल लेवल के ऊपर, एक सोशल लेवल के ऊपर ये जो यूनिटी हमें देखने को मिल रही है वो बहुत दूररस होगी, और बहुत उसके जो इम्पैक्ट होगा वो जनरेशनल होगा, और ये स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। उसी तरह जिस तरह यूरोप ने अपने आप को यूरोपियन यूनियन की शक्ल में इकट्ठा किया, आई थिंक मुस्लिम वर्ल्ड नाउ हैज रियलाइज्ड कि आप अपने आप को इकट्ठा करें, उसी सूरत में आपकी भला है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट तो है ही, ग्रेसफुल भी काफ़ी ज़्यादा है ये यूनिटी, और इंशाल्लाह हम दुआ भी करते हैं यूनिटी इसी तरह कायम रहे, बल्कि और ममालिक भी अगर इसमें शामिल होंगे तो यकीनी तौर पे ओवरऑल खत्ते के लिए बड़ी अच्छी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। हमारे साथ अहमद हसन अरबी मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का नाज़रीन, सिफारती महाज पर तो पाकिस्तान अपने झंडे गाड़ रहा है, लेकिन क्या होने जा रहा है सियासत के अंदर, इस पर भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। एक जानिब पाकिस्तान दुनिया में अपना खोया हुआ वकार दोबारा हासिल कर रहा है, सिफारती महाज पर अपने झंडे गाड़ रहा है, जबकि दूसरी जानिब सियासी मंजरनामे भी कुछ तब्दील होते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सड़कें गर्म करने का इरादा कर लिया है। एक जानिब तो 27 सितंबर को पेशावर में जलसे की कॉल दी गई है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की रिहाई के लिए अली अमीन का 90 रोज़ा दिया गया अल्टीमेटम भी अब ख़त्म होने के करीब है। इंसाफ के मुतलाशी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला हैं, उनकी जानिब से भी अब एक नई तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है। इंसाफ देने वालों को ही इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। क्या बानी या तहरीक इंसाफ के लिए कोई नरमी की उम्मीद नज़र आ रही है, या फिर ज़मीन और कानून आने वाले दिनों में मज़ीद तंग होने जा रहा है? इस पर हम बात करेंगे। राजा कमरुल इस्लाम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि जिस तरीके से हमने देखा है कि ये पूरा एक मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, जिसको मुख्तलिफ लोगों के साथ साथ जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी सराह रही हैं। सलमान अकरम राजा की जानिब से इस मुआहिदे को सराहा गया, इसके अलावा असद कैसर ने भी इसका वेलकम किया है। अब आने वाले दिनों में एक जानिब तो ये मुआहिदा हम देख रहे हैं पाकिस्तान का वकार बुलंद हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब PTI की जानिब से फिर से जलसे की कॉल दी जा रही है, मुख्तलिफ किस्म की तहरीक शुरू करने का एक इंदिया दे दिया गया है। क्या समझ रहे हैं आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत कुछ तब्दील होती नजर आ रही है, या सब कुछ बस ऐसे ही चलता रहेगा? ये चलेगा तो सब कुछ ऐसे, लेकिन घरों में ऐसे बच्चे होते हैं कि जब एक भाई का रिजल्ट आता है और वो कामयाबी हासिल करता है तो वो घर में तोड़ फोड़ बर्तन तोड़ना शुरू कर देते हैं। उनका नतीजा अच्छा नहीं होता। इसी तरह नौजवानी के अवाइल में ऐसे मामलात अक्सर होते हैं कि जब एक भाई की कोई मंगनी या शादी हो रही होती है तो दूसरा जो है वो कोई हथियार लेके तो खुदकुशी का जो है वो धमकियां देना शुरू कर देता है। तो ये भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। देखें, एक ऐसा इस वक्त खुसूसन बिलखुसूस मई के बाद, बुनियान अल मरसूस के बाद, जब पाकिस्तान को फकीदुल मिसाल कामयाबी मिली और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बुलंद हुआ, तो उस वक्त भी जब ऐन हालत जंग में था, जंग के धाने पे पाकिस्तान खड़ा था, तो उस वक्त भी आप देख लें कि ये जो सोशल मीडिया था उस वक्त वो किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान को की फोर्सेस को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, उनकी तहकीर कर रहे थे। लेकिन कमर साहब, हमें याद पड़ता है उस वक्त तो सब तमाम ही लोग एक पेज पर थे, जिसकी जो नहीं मैं असेंबली हॉल की लोगों ने जी मैं असेंबली की बात नहीं कर रहा, असेंबली की स्पीचेस की बात नहीं कर रहा। मैं सोशल मीडिया के हवाले से मैं उस टिपिकल ट्वीट रिलेटेड सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, जिससे कि उनके अपने लीडर्स भी शाकी हैं, जिसके मुतल्लिक अभी हाल ही में वज़ीर आला KPK ने भी जो इजहार किया है खुल के, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी फिर जब ये एक ऐसा मौका आया जब पाकिस्तान को दुनिया भर में और तमाम मकात पे फिक्र है, यानी देखें, एक तो हमारा मजहबी तौर पर हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम तो यहाँ पे कोई छोटा मोटा कोई मजहबी मामला हो जाए तो उसमें मुसलमान किस तरह खड़े हो जाते हैं, आम कहीं पे जहाँ पर फ़िरका भी मौजूद होता है। तो ये तो एक ऐसा इशू है जहाँ पर फ़ख्र का मुकाम होता है मुसलमान के लिए, और इसको एक मुआहदे की शक्ल दी गई और दो तरफा मुआहदे की शक्ल, न सिर्फ हरमैन शरीफैन की हिफाजत बल्कि पाकिस्तान के पर भी जा रही है। और ये एक दफाई मुआहदा है, इसको कुछ लोगों ने गलत रंग भी दिया, तो इसकी तो इब्तदा यहाँ पे है कि जी किसी जारहियत की शक्ल में। अब महल है, इन दिनों में तो कम से कम कुछ अरसे के लिए इनको ये काम नहीं करना चाहिए, वो बाकी चीजें हैं। फिर जो अभी जिस तरीके से वो एक सिलसिला अभी 20 सितंबर की, ठीक है कमर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपकी जानिब दोबारा आऊंगी। हमें ज्वाइन कर चुके तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, उनका भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो कहिएगा कि जिस तरह से अभी हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि ये जो एक बड़ा मुआहिदा हुआ है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मुआहिदे पर भी किसी किस्म की कोई बातचीत की गई है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कमर साहब की जानिब से कि इस मुआहिदे को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बातें की जा रही हैं। सबसे पहले तो इसको क्लियर कीजिएगा, क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताइन। देखिए, सबसे पहले हमारा एक ऑफिशियल स्टांस ये है कि ये एक बहुत जबरदस्त बात हुई है। ये जो मुआहदा है ये बहुत जबरदस्त है, ठीक है। अब इसके अंदर एज एन इंडिविजुअल मैं कहता हूँ इन बात चीजों के ऊपर बैठ के डिस्कशन करें। मुआहदा हम एग्री करते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और इसमें बहुत फख्र की बात है कि हम लोग हरमैन शरीफान की हिफाजत के लिए चुने गए हैं। सही है।
वो अगर हम ना भी चुने जाते, खुदा न खास्ता कोई अटैक करता, तो हम लोग क्या हम यहाँ बैठे रहते? नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन फिर वहां पे लोकल पॉलिटिक्स भी हो जाती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो जाती है। टर्की के अपने रिजर्वेशन हो सकती है, हो सकता है टर्की के रिजर्वेशन ना हो, मलेशिया की रिजर्वेशन हो सकती है, हो सकते ना हो। तो आपने पूरे हो, हाँ, इसको आहिस्ता आहिस्ता आप इन सब लोगों के साथ करते जाए, मैं ये समझता हूँ इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। लेकिन अगर दरमियान में हम इसको 2-3 चीजों की वजह से खराब कर देंगे तो आप सारा मसला, एक आप इसको पॉलिटिसाइज ना करें कि भाई ये PMLN का है, जैसे मरियम नवाज या जैसे बाज लोग इसको एज ए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट के लिहाज से पेश कर रहे हैं। दीज आर इंटरनेशनल चीजें, उसको आप इंटीग्रेट करने के लिए बेहतर है ठीक है इसको पार्लियामेंट को इंडोर्समेंट दिला दे। पार्लियामेंट में जितनी पार्टियां बैठी हैं सब इसको इंडोर्स करेंगे, कोई इसके खिलाफ नहीं जाएगा। अब उससे क्या हो जाएगा कि यही चीज जो इस वक्त यूनिलैटरल चीज चल रही है, मतलब अब लोग पीपल्स पार्टी वालों को भी ताने दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, कभी इसको तशबीह देते हैं कि ये भुट्टो के जो स्टार्ट हुआ था उसके साथ था, कभी कुछ करते, वो चीजों को भी करते। तो बेहतर ये है कि अगर आप इसको बेहतर तरीके से करना चाहते, अफजल तरीके से इसको करना चाहते, ठीक है, साथ ही रहेगा। कमर साहब अब क्या जवाब देंगे इसका? आप वो कह रहे हैं कि वैसे तो मुआहदे को हम सराहते हैं और हम इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने शेयर किए हैं। आप समझते हैं कि पार्लियामेंट में इस हवाले से कोई डिस्कशन होना चाहिए और सारे जो लोग मौजूद हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सेनेटर्स हैं, वो भी इस मामले पे बैठ के बहस करें? जी, जब पार्लियामेंट का इजलास होगा तो डिस्कशन पे कोई ममानियत नहीं है। डिस्कशन हो भी जाए तो इसमें कोई ऐसी खुफिया चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तो एक वो दूध में से मेंगनियाँ तलाश करना या निकालना, वो एक अलग बात है। लेकिन पहली बात यह है कि ए बी इनिशो, इसमें पहला प्रिंसिपल यह है कि जारहियत, किसी भी मुल्क पे जारहियत जो है वो एक दूसरे के खिलाफ तस्वर की जाएगी। तो अब जारहियत कोई भी मुल्क कर सकता है। पाकिस्तान पे अगर होगी, जिसको आप अंदरूनी पाकिस्तान में जिस वक्त दहशतगर्दी हो रही है, ये वो भी एक किस्म की जारहियत है, क्रॉस बॉर्डर हो रही है, इंडियन स्पॉन्सर्ड हो रही है। इसी तरह जो पाकिस्तान को हाल ही में मई में जो हुआ था, हमला हुआ था पाकिस्तान पे, और इसी तरह अगर आप सऊदी अरब के हवाले से देखें तो उस पर भी किसी किस्म की जब कोई जारहियत होगी तो दोनों ममालिक उसका मिलकर दफा करेंगे और एक का हमला, तो इस पे बहस भी होगी। तो अल्टीमेटली इसी चीज़ पे बहस होगी कि ये क्या, इसमें क्या खामी क्या है, ये इसमें क्या गलती क्या है। और ये हाईएस्ट लेवल पे हुआ है, इस पे साइन जो है खुद उनके प्राइम मिनिस्टर और वलीअहद ने किए और इधर से प्राइम मिनिस्टर ने किए। मुझे डॉक्टर साहब की आवाज़ नहीं आ रही थी कि उन्होंने क्या कहा है। अगर किसी स्पेसिफिक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है तो वो अलग बात है। अगर उन्होंने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, नहीं उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। वो तो खैर मकदम कर रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो वो रिलेट कर रहे हैं। सामने ले आते अगर तो पता चल जाता कि क्या किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन बहरहाल ये वैसे भी हमारे ईमान का हिस्सा है और इसके साथ साथ अगर वो फॉर्मुलेट हो जाता है और पाकिस्तान के वसी तर मफाद में, आप सिर्फ इससे अंदाज़ा किया करें कि कोई भी ऐसा इकदाम हो वो कहाँ पे किसके सीने पे सांप लौटते हैं। तो अगर वो हमारे दुश्मन भारत है उसके सीने पे सांप लौट रहे हैं और वहाँ पर जो है वो आग लगी हुई है, तो इसका मतलब तो बज़ाहिर यही निकलता है फौरी तौर पे ऑन द फेस ऑफ इट कि वो पाकिस्तान के मफाद में है और हमारे दुश्मन जो है उसको तकलीफ हो रही है। तो इसलिए ये तो एक ऐसा है जिसमें अक्रॉस द बोर्ड तमाम मकातबे फिक्र ने मजहबी हो गए और इवन जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उन्होंने और तमाम लोगों ने, सियासी इवन जमातों ने, जो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसकी इसकी मुखालफत की जाए। और पाकिस्तान की इज्जत आप देखें और वकार जिस किस्म का प्रोटोकॉल पाकिस्तान को यहाँ पे मिला, चाइना में मिला। ठीक है कमर साहब, टाइम की शॉर्टेज है, मैं हुमायूं साहब से भी उनका एक पॉइंट लेना चाह रही हूँ। अब 90 रोज़ पूरे होने वाले हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से बार बार कहा जा रहा था, एक तहरीक का आगाज़ किया गया था, अली अमीन गंडापुर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। अब वो 90 रोज़ पूरे होने वाले हैं, रिहाई होती तो नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा और भी हमने बड़े सारे मामला देखे हैं जो PTI में कुछ मुखालिफत होती नज़र आ रही है, अंदर ही धड़ेबंदी हमेशा से रही है। इस पर हुमायूं साहब क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, धड़ेबंदी हर वो जहाँ पे डेमोक्रेसी इंक्लूसिव होती है वहाँ पे धड़ेबंदी होती है। अब वो चाहे आप पाकिस्तान में, मैं मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में कमर साहब भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ।
हो सकता है जो बाकी पार्टी वाले वो सारे भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम लोग मुख्तलिफ नज़रिए रखते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि खुदा न खास्ता मैं या कमर साहब की पार्टी या कोई और पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ हो गई है। हम लोग सारे उस नजर, लेकिन हमारा नजरिया फिक्र फर्क है। हम किसी और तरीके से काम करना चाहते हैं, ये लोग वही काम किसी और तरीके से करना चाहते हैं। नवीर, उसके अल्टीमेटम पे मुझे काइंडली जवाब दे दें जल्दी से बस। अच्छा नवीर, देखिए नवीर जो अल्टीमेटम दिया वो अली अमीन ने दिया था, आप उनसे पूछे। मेरे लिहाज से तो ऐसी कोई बात मतलब मुझे समझ नहीं आती थी कि किस तरीके से नवीर हो। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, अगर इस मुल्क में इंसाफ होता, जिस मुल्क में 5 हाई कोर्ट के जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जहां पे आइन के मुताबिक आप किसी जज को बदल नहीं सकते, उसका केस उससे हटा नहीं सकते, उसके केस को बगैर उसकी इजाजत के आप चेंज नहीं कर सकते, जब वहां ये सब कुछ हो रहा है, वहां पे आप मुझे बात बताएं कौन से अदल कौन से इंसाफ? वहां पे 90 रोज छोड़े 90 साल भी कुछ नहीं होगा। वहां पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 51 हमारे ऐसे लोग हैं जो कि पंजाब के जेल में, मतलब कौन सा एक नाम मुझसे भूल गए, उस जेल में बैठे हुए, उनमें से एक की अभी कल परसों शहादत हो गई है जेल के अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और बात बताता हूँ, एक और हमारा वो वर्कर है, उसको वफात पाए हुए कोई चंद महीने गुजर गए, अभी उसके ऊपर FIR कट रहा है कि वो ये वॉल चॉकिंग अगेंस्ट पाकिस्तान कर रहा है। कैन यू इमेजिन उस मुल्क का हालात? कैन यू इमेजिन आप उस मुल्क में किस किस्म की? तो बस लास्टली बस मुझे एक सेंटेंस में बता दीजिएगा, ये वकला तहरीक आगे बढ़ेगी या यहीं स्टॉप हो जाएगी? पहले भी इस तरह की काफी सारी तहरीकें उठी हैं लेकिन खत्म हो गई हैं। देखिए मैं उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते कि वकला तहरीक ने। बात ये होती है कि तहरीकें जिस मुल्क में उसूल होना, जिस मुल्क में लोग जो है ना वो पावर के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक, उस मुल्क में आमतौर पर तहरीकें कामयाब होती है। सही है, ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। जी सर, पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हुमायूं अहमद हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा राजा कमरुल इस्लाम ने हमें ज्वाइन किया। दोनों नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी अपने ख़त्म को पहुंचा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।